नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। अफ्रीकी देश में फंस गए थे झारखंड के 27 मजदूर, दाने दाने का था संकट, वापस लाए मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दूं कि अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हो गई है। मजदूरों ने पिछले दिनों वीडियो संदेश जारी कर केंद्र व राज्य सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। 4 महीने से मजदूरी नहीं मिलने के कारण खाने पीने में मजदूरों को परेशानी हो रही थी। कामगारों ने वीडियो संदेश जारी किया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झारखंड व भारत सरकार हरकत में आए। बता दें कि इस सिलसिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए पहल करने की मांग की थी। भारतीय दूतावास में बकाया मजदूरी और वतन वापसी को लेकर संबंधित कंपनी और मजदूरों के बीच वार्ता हुई थी और इसका निष्पादन विनायक कंपनी और एल&टी कंपनी की मध्यस्थता के कारण सफल हो पाए और 4 महीने का बकाया मजदूरी भुगतान के साथ वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया। पहाड़ी मंदिर की सुरक्षा में 2 शिफ्ट में तैनात रहेंगे 500 अतिरिक्त जवान। दरअसल आपको बता दूं कि सावन की पहली सोमवारी पर आज से पहाड़ी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 500 अतिरिक्त जवानों को 2 शिफ्ट में तैनात किया गया है। पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में आने जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रविवार को डीसी और एसएसपी दोनों ने पहाड़ी मंदिर में की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसएसपी चंदन सिन्हा ने पहाड़ी मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। पहाड़ी मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पहली शिफ्ट में रात 2 बजे से ही तैनात हो जाएंगे, जो सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। वहीं दूसरी शिफ्ट में सुरक्षाकर्मी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष में तैनात पदाधिकारी सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पहाड़ी मंदिर में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी ब्रांच रोड पर बैरिकेडिंग की गई है। शनि मंदिर, गौशाला, कटिंग और दुर्गा मंदिर समेत अन्य जगहों से पहाड़ी मंदिर की आवाज जाने वाले वाहनों की एंट्री बंद की गई है। उक्त स्थानों पर बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया है कि बैरिकेडिंग से आगे किसी भी हाल में वाहनों को जाने की अनुमति नहीं देंगे। असली गैंग्स ऑफ जामताड़ा अदालत में दोषी करार, इन्हीं के कारनामों पर बनी थी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज। दरअसल आपको बता दूं कि रांची में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को जामताड़ा के 5 निवासियों को एक संगठित साइबर अपराध गिरोह संचालित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी ठहराया। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। नेटफ्लिक्स पर जामताड़ा नाम की वेब सीरीज 2020 में आई थी। इस श्रृंखला को झारखंड के इस जिले से कुछ अपराधियों द्वारा संचालित गिरोह द्वारा धोखाधड़ी वाले फोन कॉल करने और बैंक खातों से पैसे निकालने की वास्तविक घटनाओं पर आधारित बताया गया। बाद में पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने इन अपराधियों के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी, जिनमें से कई युवा थे। बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत दोषी ठहराए गए लोगों में गणेश मंडल 51, उसका बेटा प्रदीप कुमार मंडल 30, संतोष मंडल 51 और उसके बेटे पिंटू मंडल 33 तथा अंकुश कुमार 27 शामिल हैं। सभी 5 आरोपी जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव के निवासी हैं। सूत्रों ने बताया कि अदालत द्वारा सजा 23 जुलाई को सुनाए जाने की उम्मीद है। संघीय जांच एजेंसी ईडी ने मई 2019 में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू का फंस रहा पेच, इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा की तैयारी में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू अभी से जुट गई है। जेडीयू के आने पर एनडीए में 3 पार्टियां मैदान में होंगी। इंडिया ब्लॉक की सक्रियता एनडीए की तरह अभी नहीं दिखती। शायद सत्ताधारी होने की वजह से ऐसा है। अलबत्ता इंडिया ब्लॉक की सरकार जरूर ऐसे फैसले लगातार करती रही है जिसका चुनाव से सीधा संबंध है, मसलन जनता को लुभाने वाले फैसले। चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो या 15 लाख तक की हेल्थ स्कीम, नौकरियों के लिए भी सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। एनडीए में भाजपा ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में भाजपा की रणनीति जल्द ही 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की भी है। बता दें कि इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा और 30 सीटें जीतने में सफल रहा। जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस 31 सीटों पर लड़कर 16 सीटें जीती थी। आरजेडी को 7 सीटें मिली थी, लेकिन कामयाबी सिर्फ 1 सीट पर मिली।
तब सीपीआई एमएल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं थी। सीपीआई एमएल के उम्मीदवार 1 सीटों पर थे, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली। पिछले विधानसभा चुनाव तक झारखंड में एनडीए का वजूद नहीं था। लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी भाजपा की सहयोग थी, लेकिन सीटों के सवाल पर आजसू ने विधानसभा चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया। आजसू ने 53 कैंडिडेट उतारे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर उसे कामयाबी मिली। भाजपा ने 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वो 25 सीटें ही जीत पाए। तत्कालीन जेवीएम ने सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन 3 ही जीत पाए। इनमें बाबूलाल मरांडी बाद में भाजपा में वापस चले गए तो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे नीतीश कुमार। 25% कुर्मी वोटों के लिए सुदेश जयराम के साथ ठोकेंगे ताल। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का भाजपा ने शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रांची में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। इस बार भाजपा का चुनावी एजेंडा वही है जो लोकसभा में था। मसलन हेमंत सोरेन सरकार का भ्रष्टाचार, घुसपैठ और इसकी वजह से आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा बेरोजगारों के साथ हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को आधार बनाकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। भाजपा के भीतर जातीय समीकरण पर भी फोकस रहेगा। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए भाजपा ने पहले से ही अपने बड़े आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। झारखंड में भाजपा को अपनी कामयाबी का भरोसा इसलिए दिखता है कि इसकी जड़ें पहले से जमी हुई है। सिर्फ इसे संभालने और पटरी पर लाने की जरूरत है। पर भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुर्मी वोटर है, जिनकी आबादी कुर्मी नेता 25% बताते हैं। वैसे सरकारी महकमे में यह आबादी 16% बताई जाती है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। इनमें 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 30 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक माने जाते हैं। 6 संसदीय क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव है। कुर्मी वोटर को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इसी समाज से आने वाले सुदेश महतो की आजसू पार्टी से गठबंधन किया है। अभी तक कुर्मी समाज के वोटों पर सुदेश महतो का ही एकाधिकार था। हालांकि अब कुर्मी वोटों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसके 3 दावेदारों के मैदान में होने की प्रबल संभावना है। गांव के गांव उजड़ गए, लेकिन आदिवासियों की रैली में बोले बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस ने भी किया पलटवार। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रविवार को भूमाफियाओं द्वारा रैयती जमीन की लूट के खिलाफ मोरहाबादी मैदान में विभिन्न आदिवासी संगठन के धरने के समर्थन में साथ बैठे और उन्हें संबोधित किया। मरांडी ने कहा कि सरकार के संरक्षण में आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ रैयती जमीन पर कब्जा किया गया है। कांग्रेस सरकार में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। गांव के गांव उजड़ गए, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास की चिंता नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि विस्थापन के कारण आदिवासियों की जनसंख्या घटती गई। जो इसके लिए गुनाहगार है, वे अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे। भूमाफियाओं के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद के माध्यम से आदिवासी समाज खतरे में है। बता दें कि उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में परिसीमन के बाद आदिवासियों की विधानसभा और लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। उन्होंने विभिन्न आदिवासी संगठनों को आश्वस्त किया कि वे उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। जो आदिवासी के नाम पर जनजाति समाज को धोखा दे रहे, वे दंड के भागी हैं। अगस्त से 2.5 लाख लोग करेंगे बिजली मीटर रिचार्ज। रांची में 70% ऊर्जा मित्रों पर संकट। दरअसल आपको बता दूं कि 1 अगस्त से शहर में बिजली व्यवस्था बदल जाएगी। अब बिजली उपभोक्ता अपने मोबाइल से अपने बिजली मीटर का रिचार्ज करेंगे। शहर में 2.5 लाख स्मार्ट मीटर 1 अगस्त से प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर देंगे। अब बिजली बिल के लिए लंबी लाइन लगने के झंझट से लोगों को आजादी मिलेगी। ये जानकारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ITGM संजय सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि शहर में पहले से 18,000 स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम कर रहे हैं। अब और 2.5 लाख स्मार्ट मीटर भी अगस्त से प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर देंगे। वहीं शहर में कुल 3.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य लिया गया है, जिसे 2025 के अंत तक पूरा करना है। स्मार्ट मीटर प्रीपेड होने पर इसका असर ऊर्जा मित्रों की जिंदगी पर सीधा पड़ेगा। बता दें कि उन्होंने बताया कि शहर में लगभग 475 ऊर्जा मित्र हैं, जिसमें 70% ऊर्जा मित्र बेरोजगार हो जाएंगे। लोग खुद मीटर रिचार्ज कर सकेंगे। आनन फानन में हटाए गए रामगढ़ के SP डॉक्टर विमल कुमार, टाउन थाना प्रभारी भी निलंबित। दरअसल आपको बता दूं कि रामगढ़ पुलिस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ के SP डॉक्टर विमल कुमार का राज्य सरकार ने रविवार की देर रात तबादला कर दिया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का आदेश हुआ है। उनके जाने के बाद रामगढ़ में अभी SP का पद रिक्त है, वहां किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, रामगढ़ टाउन थाने के थानेदार अजय कुमार साहू को DGP ने निलंबित कर दिया है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
पूरा मामला यातायात रामगढ़ के सहायक अवर निरीक्षक एसआई राहुल कुमार सिंह की अस्वाभाविक मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले की पुलिस मुख्यालय के आदेश पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम जांच कर रही है। झारखंड में बस किराए में छूट के लिए बनेगा पहचान पत्र, किसे और कितना फायदा। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े सभी लाभुकों का पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस पहचान पत्र को स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री दीपक बिरू ने अपनी सहमति दे दी है। विभाग अब प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक बुधवार या गुरुवार को हो सकती है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाएगी। बता दें कि पहचान पत्र बनने से लाभुकों को कई तरह का फायदा होगा। जिसका पहचान पत्र बनेगा वह लाभुक राज्य के किसी भी जिले में कहीं भी वाहनों में यात्रा कर पाएंगे। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक योजना के लाभुकों की संख्या 1 करोड़ के आसपास की है। इन लाभुकों के पहचान पत्र बनाने में करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाभुकों की कुल 10 श्रेणी तय की गई है। इन लाभुकों को बस भाड़ा में मिलने वाली रियायत 2 तरह की होगी। रांची के इस रेस्टोरेंट में चल रहा था गंदा काम, 4 लड़कियों संग 8 पकड़े गए। दरअसल आपको बता दूं कि रांची में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। रांची के कांटाटोली स्थित अबन रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस की छापेमारी में सोमवार को 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें 4 लड़कियां भी शामिल हैं। मुसीबत में हेमंत सोरेन ने बढ़ाया मदद का हाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा बोले थैंक यू। क्या है पूरा मामला? दरअसल आपको बता दूं कि साल के आखिर में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस दौरान कई बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान में एक ऐसी खबर भी सामने आई है जो भारतीय राजनीति के लिए अच्छी मानी जा सकती है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुसीबत के समय असम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री को थैंक यू बोला है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल असम में इन दिनों बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है। बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वोत्तर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। शर्मा ने इस कदम के लिए सोरेन और झारखंड के लोगों का आभार जताया। बता दें कि शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि असम की जनता की ओर से मैं झारखंड की दयालु जनता और माननीय मुख्यमंत्री की उदारता की हृदय से सराहना करता हूं। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में 4 km लंबी लाइन, 3 बजे खुला मंदिर। सावन के पहले दिन 1.5 लाख कांवरिये करेंगे पूजा, अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक। दरअसल आपको बता दूं कि देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के पहले दिन ही कांवरियों की भीड़ है। आज सुबह 3 बजे मंदिर का पट खुला। कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधान से भगवान भोले की पूजा की गई। इसके बाद अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। जलार्पण के लिए कांवरियों की कतार तड़के सुबह बरमसिया चौक तक पहुंच गई है। लगभग 4 किलोमीटर तक शिव भक्तों की गूंज से इलाका गुंजायमान है। सभी कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि रविवार शाम से ही कांवरिये पंक्तिबद्ध होकर जलार्पण का इंतजार कर रहे हैं। देवघर में जिस तरह से देर शाम से ही कांवरिये की भीड़ पहुंची है, ऐसे में मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन को उम्मीद है कि आज पहले दिन की 1.5 लाख से अधिक भक्त जलार्पण करेंगे। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल पहली बार बना नीट का सेंटर। 701 बच्चों ने दी थी परीक्षा, 22 को मिले 600 से अधिक अंक, 7 स्टूडेंट्स की निगेटिव मार्किंग। दरअसल आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक मामले में सुर्खियों में आया हजारीबाग का ओएसिस स्कूल के रिवाइज्ड रिजल्ट पर सबकी नजर थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा रिजल्ट जारी किया गया। इस परिणाम के साथ ही ओएसिस स्कूल का परिणाम भी सामने आया है। जारी रिजल्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस सेंटर पर 701 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से केवल 22 छात्र ही ऐसे हैं जिन्हें 720 अंक की परीक्षा में 600 से अधिक अंक मिले हैं, जबकि 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 670 या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें सीरियल नंबर 468 का एक छात्र ऐसा है जिसका सर्वाधिक अंक 687 है। वहीं स्कूल से सर्वाधिक अंक एक छात्र को मिला है, उसे 720 में 696 अंक हासिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले हैं। 24 सीरियल नंबर वाले छात्र को 685 और 391 सीरियल नंबर वाले छात्र को 675 अंक हासिल हुए हैं। इस स्कूल के 7 छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें नेगेटिव अंक मिले हैं।
बता दें कि इस सेंटर से -9 और 27 अंक भी छात्र को मिले हैं। बता दें कि ओएसिस स्कूल को इसी साल पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वहीं इसके प्राचार्य को सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। वर्ष 2024 से पहले यहां नीट की परीक्षा कभी नहीं हुई थी। गैंगस्टर अमन साहू 30 माह में 9वां जेल बदला, गिरिडीह से चाईबासा जेल शिफ्ट, जेल अधीक्षक को दी थी मर्डर की धमकी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साहू पर प्रतिबंध लगाने में असफल साबित हो रही है। अमन साहू बीते 2.5 साल से पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद भी वह अपनी एक्टिविटी जेल से संचालित कर रहा है। यही वजह है कि पुलिस उसे बार बार राज्य के अलग अलग जेलों में ट्रांसफर कर रही है। गैंगस्टर अमन साहू को बीते 2.5 साल में 9 बार अलग अलग जेलों में रखा गया है। इस बार एक बार फिर उसका ट्रांसफर गिरिडीह से चाईबासा जेल किया गया है। बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू को ठीक 1 महीने पहले पलामू जेल से गिरिडीह जेल शिफ्ट किया गया था। उसे पलामू जेल से गिरिडीह जेल 20 जून को शिफ्ट किया गया था। इसके बाद एक बार फिर 21 जुलाई को गिरिडीह से चाईबासा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। हम पार्टी रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की करेगी बैठक, विधानसभा चुनाव पर करेगी चर्चा, 4 अगस्त को होगी बैठक। दरअसल आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हम अब झारखंड की ओर रुख करने जा रहा है। हम पार्टी 4 अगस्त को रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है। बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। रांची में बैठक करने के पीछे 2024 के नवंबर-दिसंबर में झारखंड राज्य में विधानसभा का चुनाव है। बैठक 4 अगस्त को होगी। इसकी रूपरेखा तय हो गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में आने वाले दिनों में बिहार में उपचुनाव और झारखंड में विधानसभा और फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसे देखते हुए ही पार्टी के वरीय नेताओं ने रांची में बैठक का अहम निर्णय लिया है। बता दें कि बैठक में तय किया जाएगा कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को किस किस जगह से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ताकि वे आसानी से जीत हासिल कर सके। वैसे विधानसभा को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही में ये भी देखा जाएगा कि पार्टी का जनाधार कहां कहां किस स्थिति में है। इन तमाम मसलों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा परिचर्चा होगी और आगे की ठोस रणनीति तय की जाएगी। जेटेट के लिए कल से 22 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, 2.30 घंटे की होगी परीक्षा। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य में 8 साल बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए 2.30 घंटे की परीक्षा होगी। पहले ये परीक्षा 3 घंटे की होती थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 15 भाषाओं में से किसी एक में परीक्षा दे सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा OMR शीट पर होगी। सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे पहले 2016 में जेटेट आयोजित की गई थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।